श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी कार्य को एक्सपर्टाइज वे यानी कुशलता पूर्वक किया जाता है तो वही योग कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में विशेष बातचीत का दौर। मैं आपके साथ हिमांक चंद और कैमरे के पीछे हैं सफल सोनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है और इस बार की इंटरनेशनल योगा डे की थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। और आज के इस उपलक्ष्य में हमारे साथ विशेष बातचीत के दौर में मौजूद हैं डॉक्टर आयुष गुप्ता। तो डॉक्टर आयुष गुप्ता से हम बात करेंगे इस योग के बारे में, कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरीके से योग लोगों तक पहुंच सके। आयुष जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत और इंटरनेशनल योगा डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि योगा कैसे घर घर तक पहुँच सके। आई मीन टू से हाउ इट कैन रीच ईच एंड एवरी हाउस इन द रूरल एरिया। दैट इज द मेन क्वेश्चन। Yes, when you talk about rural area, it like needs exclusive something like जब आप कभी रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को वर्ग मिलते हैं और उस वर्ग में केवल सामाजिक वर्ग नहीं, उसमें शारीरिक वर्ग भी मिलते हैं। जैसे हमारे कई ग्रामीण लोगों में कई तरह की जो है वो कुपोषण का शिकार होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं। तो उन सब तक भी ये योग ऐसी विद्या है जिसकी पहुंच है, बशर्ते कि हम लोग जो हैं उस योग को उस प्रकार से समझें जो उसका स्वरूप है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, हम उसे उस तरह से समझें जो शायद दिव्यांग व्यक्ति भी जो है वो योग कर सकता है। जी आयुष जी, कहा जाता है कि योग एक कठिन विद्या है, इस पर आपके क्या विचार हैं? इस इशू पे क्या? देखिए, योग के कई प्रकार हैं। एक योग हठ योग है, एक राजयोग है और भी कई योग हैं। मतलब योग में भी अपने कई प्रकार हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जब आप रूरल एरिया और इस तरह की बातें करते हैं कि वो सबके लिए एक इंक्लूसिव पैकेज हो, तो वो श्रीमद् भागवत गीता में जो आपने प्रारंभ में बात कही योगा कर्मसु कौशलम, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी कोई भी एक इंक्लूसिव विद्या नहीं होगी। योग के लिए अगर योग की वास्तविक परिभाषा को जानना है और सबके लिए योग कहाँ पर है, तो वो योगा कर्मसु कौशलम गीता में ही कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर उस स्तर की योग की बात की गई है जो शायद सब टच करता है। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी तरह का कार्य हो, आपका प्रोफेशन हो, आप कोई अपनी का विषय ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसमें योग सिद्ध करके बताता है। उसके लिए कोई आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। जी आयुष जी, मेरे जहन में ये काफ़ी दिन से इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, योग, प्राणायाम और आसन, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? प्राणायाम और आसन में क्या ये दोनों डिफरेंट हैं या एक ही हैं? देखिए, आज के समय में जो योग है जो हम लोग देख रहे हैं टीवी पर, वो योग कहीं ना कहीं एक तरह से इस प्रकार से हो गया है और कई लोग, मतलब मुझे लगता है कि शायद 80% लोग जो योग के उस वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हैं, वो यही महसूस करते हैं कि प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम इस तरह की चीज़ें ही योग हैं। लेकिन जब हम इस पर विचार करेंगे और ठीक से उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों के अतिरिक्त भी योग बहुत कुछ है। केवल प्राणायाम और आसन ही योग नहीं है, योग के ये अंग हैं और इसके अलावा भी योग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये लेकिन एक साधन है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्राणायाम और आसन जो है वो इसके अंग नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अंग हैं, ये साधन हैं। योग के 8 बड़े ही चर्चित में रहते हैं, तो मैं जैसे पूरे 8 अंग हैं, 8 अंग बड़े ही चर्चित में रहते हैं। तो ये 8 अंगों के बारे में आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी, कि ये 8 अंग क्या हैं। देखिए, योग के जो 8 अंग हैं उन जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। और योग के 8 अंगों की चर्चा जो है वो पतंजलि ने अपने योग दर्शन में भी की है, उसको अष्टांग योग कहा है। और ये 8 अंग जो हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो योग की ये पूरी परंपरा है उसमें आसन और प्राणायाम ये 2 अंग हैं। अब ऐसे 8 कुल अंग हैं, उनमें से केवल 2 ही
तो हम आज जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से प्राणायाम और आसन इन्हें देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है देखिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इसमें यम जो है वो कुछ नैतिक नियम है। मतलब योग करने के लिए आपको केवल ऐसा नहीं होगा कि आप केवल आसन लगाकर बैठ गए और आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आप अहिंसक हैं और उसके बाद आप उस साधना को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो साधना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि उसमें यम है और 5 यमों का वर्णन है। और वो 5 यम जो है वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो इस तरह से कुछ नैतिक नियम हैं। यम के बाद फिर नियम का नंबर आता है। तो नियम के अंदर तप, शौच और ईश्वर प्रणिधान, और इसके अलावा हम जब इसकी पूरी तरह से चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें इतने नैतिक नियम हैं। फिर उसके बाद जो आसन आता है, आसन का मतलब फिजिकल तो है ही, आप कोई शारीरिक क्रिया कर रहे हैं वो है आसन, लेकिन आसन का जो यौगिक दृष्टि से महत्व है वो है ध्यान लगाना। कि जब आप अपने शरीर को स्थिर सुख के द्वारा छोड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल स्थिर छोड़ रहे हैं, आप किसी ऐसी प्रैक्टिस करिए कि आपको अपना बल ना लगाना पड़े अलग से। मतलब आप सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठिए और आपको बल ना लगाना पड़े। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। आसन के बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम भी जैसा कि हम आज देखते हैं कि प्राणायाम का जो ट्रेंड है वो ये हो गया है कि हम अपने श्वास और निश्वास को कंट्रोल करें। वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन जो योग की प्रक्रिया है वो अपने श्वास और निश्वास पर ध्यान रखना, उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो मुझे लगता है कि हमने कहीं ना कहीं जो मानसिक प्रक्रिया है योग की, उसको छोड़कर पूरी तरह से हम शारीरिक जो उसकी प्रक्रिया है उस पर आ गए हैं। और जबकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वो योग हो, आयुर्वेद हो, वो पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और भौतिक, इन तीनों समृद्धि की बात करता है, किसी को नहीं छोड़ता है। मतलब अगर आप केवल उसका शारीरिक अंग लेंगे तो मुझे लगता है कि योग के साथ ये न्याय नहीं होगा। आसन के बाद फिर प्राणायाम हुआ। प्रत्याहार जो है वो किसी तरह एक तरह से अपनी इंद्रियों को जो है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, बिल्कुल। प्रत्याहार के बाद फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 स्टेप हैं। धारणा में क्या होता है कि आप एक पॉइंट पे ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, और जब आप उस पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सीखते हैं कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, अपनी इंद्रियों का गति कैसे होती है। धारणा के बाद फिर ध्यान है। ध्यान का मतलब, जो हम जिस ध्यान की बात करते हैं वो ध्यान शायद उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में पतंजलि ने अपने योग में बात की। वो कहते हैं कि ध्यान की वो अवस्था है कि आप जिस वस्तु पर ध्यान लगा रहे हैं उसमें इतने ध्यानमग्न हो जाइए कि आप उस विषय को ही भूल जाइए। और फिर उसके आगे और एक स्टेप बढ़ के वो ये बात कहते हैं कि जब आप उस पर ध्यान लगा रहे हैं और आप उस वस्तु को भूल गए, तो फिर उसके बाद आप वो वस्तु जो है वो आपके चित्त के आकार की हो जाए। मतलब उस वस्तु पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़े। कॉन्सेंट्रेशन का वो एक्सट्रीम जिसमें आप अपने मन को उस वस्तु के स्वरूप में बदल लेते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। वो चित्त के आकार से आकारित हो जाती है वस्तु। मतलब अगर आप किसी पॉइंट पे देख रहे हैं और उसको देखते रहिए, आपकी ध्यान की प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपके सामने वो वस्तु नहीं भी होगी तब भी आपका चित्त जो है वो उस वस्तु से आकारित हो जाएगा। तो ये एक जो है वो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन योगा कर्मसु कौशलम जो है, जो आपने कहा कि रूरल एरिया में और इंक्लूसिव तरीके से होना चाहिए, तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि योगा कर्मसु कौशलम जो है उसमें वो शक्ति है कि वो सबके लिए योग जैसी व्यवस्था कर सकता है। आयुष जी, योग और योगा, इन दोनों शब्द में क्या डिफरेंस मानते हैं आप? देखिए, योग और योगा जो है वो एक तरह से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक पूरी परंपरा जो है वो चल रही है। मैं जो सामान्य रूप से समझता हूँ कि जब हम राम लिखते हैं तो कई बार हम उसमें RAMA इस तरह से लिख देते हैं उसको। तो सामान्यतः तो ये वही शब्द है, लेकिन आजकल एटिमोलॉजिकली जो है इसको ऐसा ग्रहण किया जा रहा है कि जो पश्चिम से आया वो योगा है। और अगर ऐसा है कि जो पश्चिम से आया है वो योगा है, और वो जो कुछ कर रहे हैं, वो जो हमारे यहाँ अभ्यास करा रहे हैं, अगर वही योगा है, तो मैं इस योग को कहता हूँ कि ये एक तरह से गधे के भेष में, गधे को आप सजा के घोड़ा बना दीजिए, वही है। क्योंकि उसमें वो परिपक्वता और वो पूर्णता है ही नहीं जो वास्तव में योग की फिलॉसफी। ये कहना चाहते हैं ओरिजिनिटी इंडिया से हुई है, लेकिन वो वहाँ जा कर के अब ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, तो यहाँ पर लोग योगा कहने लगे हैं। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि जो सामान्य शब्द है वो योग ही है। और संस्कृत की अगर बात करें तो वो युज धातु से बना है, और युज धातु से योग शब्द बनता है। अगर कोई ऐसा योगा जो है वो कहीं से हम
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके साथ जो है कहीं ना कहीं न्याय नहीं हो पाया है, क्योंकि वो उस फिलॉसफी को ही नहीं समझता, वो केवल उसको शारीरिक रूप से देखता है। जबकि भारतीय चिंतन जो है वो हमेशा मानसिक, भौतिक और शारीरिक, इन तीनों तरह से योग को परिभाषित करता है। आयुष जी, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे कि कल जैसे आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो लोग क्या इस पे किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में योग के लिए कैरी ऑन कर पाएँ योग को, जिससे कोविड का समय है, तो ये कोविड के समय में एक योग ही ऐसा सबसे समझ में आया है जिससे आप बच सकते हैं कोविड से, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अलग रहते हुए सबसे अच्छा योग सिद्ध होगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको तल्लीनता पूर्वक करें और उस तल्लीनता के साथ करें। उसके अलावा आप जो है प्राणायाम की प्रैक्टिस जो है वो करें, और प्राणायाम में केवल शारीरिक प्रयोग ना करें, उसके साथ साथ अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल होती हैं, और यही एक प्रक्रिया है। मैं एक बड़ा अच्छा विषय आपके सामने रखता हूं कि जिन ऋषि मुनियों ने योग सिद्ध करके और उस तरह की प्रक्रियाएं हमारे सामने उदाहरणार्थ रखी, और आज हमने जो योग सिद्ध करके उनके सामने कुछ चुनौतियां रखी, तो जो हमारी आज की जनरेशन है, और हम लोग भी उसमें शामिल हैं, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करूंगा उससे, तो हम लोगों की जो जनरेशन है और आज की जो जनरेशन है वो हमेशा पुराने ऋषि मुनियों के जो प्रयोग हैं उनको बड़ा ही हंसी मजाक में लेती है। तो मैं आपके सामने दोनों उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि देखिए, जब आप पुराने किसी ऋषि को पानी पे चलते हुए दौड़ते हुए सुनते हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, और उस समय के ऋषि को आज आप उठा ले आइए और यहाँ पर दिखा दीजिए रोड पर दौड़ती हुई गाड़ी, तो उसको भी आश्चर्य होगा। और दोनों ही चीज़ें जो हैं आश्चर्य हैं एक दूसरे के लिए। उसके लिए वो बड़ा आसान है कि वो पानी पर दौड़ जाएगा, और आपके लिए बहुत आसान है कि आप जो है गाड़ी रोड पर दौड़ा सकते हैं, और दोनों ही चीज़ें जो है वो अभ्यास की चरम अवस्था है। उसने भी अपने अभ्यास से वो कार्य सिद्ध किया, अगर आप उस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आप भी वो कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो वो उसके स्तर का योग है, ये आपके स्तर का योग है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है श्रद्धा ज़रूरी है। तो आप कोई भी कार्य करें वो उसको श्रद्धा के साथ करें और उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जब आप साइकिल सीखते हैं तो पहले सपोर्टर वाली साइकिल में चलते हैं, सपोर्टर हटाते हैं, फिर 22 इंची 24 इंची। तो योग भी वैसा ही है कि पहले वो आपको, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी किसी दूसरी तरीके से आपको सिखाएंगे। मैं आपको एक साइकिल के उदाहरण से सिखाऊंगा कि जब आप साइकिल सीखते हैं तो आप जैसे सपोर्टर हटाते हैं, फिर उसके बाद आप आगे जाते हैं तो 22 इंची 24 इंची इस तरह से साइकिल का प्रयोग करते हैं। वैसे ही ऋषि बताते हैं कि आप जो है अपना ध्यान पहले अपने रुचि के विषय में लगाइए, फिर उसके बाद उसको वहां से हटा के आप अपनी अरुचि के विषय में लगाइए, फिर उस विषय को ही समाप्त कर दीजिए, आप किसी शून्य में ध्यान लगाइए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को छोड़ते हुए पहले आपको ध्यान लगाना है और फिर उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि फिर आपको वस्तु की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो उसका मूल उद्देश्य है वो एकाग्रता है, और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो उसका दूसरा लाभ है। पहला लाभ हमेशा चित्त की एकाग्रता है, और अंत में जो फिलॉसफी है जो पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कही है वो कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो योगा कर्मसु कौशलम जो है वो सबके लिए योग है, और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो है वो साधक के लिए योग है। मतलब जो परम योग को प्राप्त करना चाहता है, जो परम योग की सिद्धि करके और योग दर्शन के माध्यम से मोक्ष को चाहता है, उसके लिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आयुष गुप्ता, और आप जैसा देखा कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो इंटरनेशनल योगा डे में आप एक संकल्प लें कि आप योग करना शुरू करें, और इस कोविड में अगर बचना है तो योग ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप कोविड से बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही योग में सिर्फ ना कि फिजिकली है, इसमें मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करेगा। फिलहाल आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के विशेष कुछ मेहमानों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही आपको एक हिदायत भी है, भारत में इस समय कोविड की दूसरी लहर चल रही है, और बहुत ही जल्द हो सकता है आने वाले 3 से 4 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर भी आ जाए। तो इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और मास्क जरूर लगाएं, साथ ही हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और अगर आपका समय आ गया है तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद।